जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो आज हम लोग जो आपका आकांक्षा 40 का जो 23 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसके लिए रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन पर बात करेंगे। और इससे पहले केमिस्ट्री के 2 वीडियो लिया हुआ है, ये तीसरा नंबर का वीडियो, जरूर देख लीजिएगा सारा वीडियो। बाकी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आकांक्षा 40 वाला प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। जैसे उसमें क्लिक करोगे तो आपके सामने वो तमाम वीडियो आ जाएगा जो अभी तक हम लोगों ने लिया हुआ है। तो सारा आप लोग देख के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। प्रश्न आपके पास, अष्टक सिद्धांत प्रतिपादन किया था तो न्यूलैंड्स ने किया था। डोबेराइन ने त्रिक का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट थे। अच्छा, मेंडलीव जो था, मेंडलीव ने अपना एक देखा जाए तो आवर्त सारणी बनाया था, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया था। और लास्ट में आता है मोजले, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया जिसमें परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव के तत्वों का वर्गीकरण का आधार था परमाणु संख्या, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा सॉरी मेंडलीव है ना, तो परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का परमाणु संख्या, ठीक है। अच्छा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतार है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स, इस प्रकार से मेंडलीव के, तो उसमें 6 है आपके पास। देखा जाए सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं, तो देख लो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार पूछा है तो याद रखना एटॉमिक नंबर हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा। यही अगर मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार पूछता तो उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाता, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरे कोष में पूछा है, यानी कि के, एल और एम सेल में, यानी कि तीसरे यानी कि एम सेल में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है 2n²। यहाँ पे n का वैल्यू वही लेना है जितना नंबर का कोष बोला है, तीसरे नंबर का बोला तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और गुना में 2 तो 18 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, लिखा कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं, तो यह देखा जाए 7वां आवर्त में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन शून्य वर्ग का तत्व है, शून्य वर्ग का तत्व वही होता है जो बेसिकली जहां पे आपको अक्रिय गैस मिलता है। जिस ग्रुप में आपको अक्रिय गैस मिलेगा समझ लेना वही आपका देखा जाए तो शून्य ग्रुप कहलाएगा, शून्य वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो आपके पास हीलियम ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के उद्ग्रह कॉलम को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पूछा आवर्तों की संख्या, तो आधुनिक आवर्त सारणी में याद रखना 7 आवर्त होता है, यहाँ पे 7 भरा जाएगा। उसी प्रकार से परमाणु के दूसरे कोष में n का वैल्यू 2 लेना है, तो 2n², तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 8, तो हो जाएगा दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि तत्वों के गुण उनके क्या होते हैं, बेसिकली परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, यहाँ परमाणु संख्या भरा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी आवर्त के बाईं से दाईं ओर जाने पर, यानी कि इधर से इधर जाते वक्त जो आपके पास अधात्विक गुण होता है वो क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, वो बढ़ने लगता है, यानी ऐसे बढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको अधातु मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस मुख्यतः होती है, तो बायोगैस में मुख्यतः CH4 जिसको मैथेन बोलते पाया जाता है, CNG में भी मैथेन पाया जाता है। अच्छा, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कोयला मार देते हैं, गलत हो जाएगा। पूछा है जीवाश्म ईंधन, सबसे पहले समझो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, ऐसा ईंधन जो जीवों के अवशेष से बना हो। तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला ये सभी जीवों के अवशेष से बना है, परंतु लकड़ी नहीं बना है, लकड़ी जीवों के अवशेष से नहीं बनता है बाबू, ठीक है ना। तो यही सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक अभी मैंने आपको बताया था मेथेन, CH4। अच्छा, एल्केनो का सामान्य सूत्र है, तो एल्केनो का सामान्य सूत्र जो होता है एल्केन का, वो CnH2n+2 होता है, और एक होता है एल्किन और एक होता है एल्काइन। जो एल्किन होता है उसका CnH2n होता है, और एक होता है एल्काइन जिसका होता है CnH2n-2। और जो आपके पास एल्केन होता है इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और बाकी जो 2 बचा, ठीक है, उस जैसे हो गया एल्किन जिसमें आपका डबल बॉन्ड पाया जाएगा, और एक होता है अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों को दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड सिर्फ पाया जाएगा उसको संतृप्त बोलते हैं, पर यहाँ पूछा असंतृप्त, यानी कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो जो आपके पास एक नंबर का ऑप्शन है C2H4, ये बेसिकली आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि देख लो यहाँ पे 2 कार्बन है, इसके बीच में 4 हाइड्रोजन, इस प्रकार से अगर आप लोग लगा दोगे तो आपके पास, अगर लगा दोगे तो बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है, और बाकी सब में करके देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ये संतृप्त है, पर देखा जाए तो 1 नंबर वाला असंतृप्त है, इसीलिए आपका यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास प्रश्न लिखा कि किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है, किस हाइड्रोकार्बन द्विबंध होगा, तो देख लो जिसमें आपका डबल बॉन्ड आएगा उसी में द्विबंध होगा। तो यहाँ मुझे देखा जाए तो अभी आपको डी नंबर का ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, क्योंकि देख लो यहाँ पे 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन
आपको लगेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, तभी ये अपना 4 गो जो है आपके पास वो यानी अष्टक पूरा कर पाएगा। सीधे सीधे समझो तो यहाँ पे यही वाला सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर 7 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ में से कौन सा ऐसा है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है आपको बताना, यानी कि जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जो आपके पास प्रोपेन होता है, 7 नंबर का ऑप्शन है, प्रोपेन में आपके पास सिंगल बॉन्ड सब में पाया जाएगा। बाकी एथाइन, ब्यूटीन, आपके पास एसिटाइलिन, ये सभी में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए ये सभी नहीं होगा, ये सब असंतृप्त में आएगा। देखो 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन युग्म समावयी है। समावयी का मतलब होता है जिसका आणविक सूत्र समान हो। ठीक है, जैसे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पर भी आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 और एक 6 गो हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एगो ऑक्सीजन एगो है, तो यहाँ पे फॉर्मूला समान है। ठीक है, पर इसका देखा जाए तो स्ट्रक्चर जो होगा वो अलग होगा, तो वो समावयव कहलाता है, तो आपके पास सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किस रंग का होता है। सबको पता है कि मोमबत्ती का जो लौ का बाहरी भाग होता है ये बेसिकली नीला आपके पास नीला लौ का होता है। देखो आप जो 10 नंबर का प्रश्न लिखा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें देख लो 2 गो कार्बन है और 6 गो हाइड्रोजन है इस प्रकार से। ठीक है, 2 गो कार्बन है, 6 गो हाइड्रोजन है इस प्रकार से। तो देख सकते हो इधर 1 2 3 4 5 6 गो और एक 7 गो टोटल बॉन्ड है, यानी कि 7 आपके पास कोविलेंट बॉन्ड हो जाएगा, 7 संयोजी बॉन्ड हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है, इसका प्रकारात्मक समूह है। देख लो ब्यूटेन नॉन है, नॉन नॉन किस में आता है, कीटोन में आता है, तो कीटोन से आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 11 नंबर का आपका सी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 12 नंबर से, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि जो आपके पास देखा जो ईंधन होगा वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है, तो आपके पास बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, तभी वो काली लौ निकाल रही है। अच्छा लगेगा कि एक विलेन लाल निटोस पत्र को नीला कर दे तो वो समझते कि लाल को अगर नीला कर दे तो वो क्षार होगा, और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ 10 दिख रहा है, तो यही सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह है कि कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलियन का नाम क्या होगा। तो देखो उस विलियन का जो नाम होगा, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा आपका एनसीईआरटी में है, तो वो बेसिकली HCl का विलियन होगा, क्योंकि अंडे का पिसा हुआ जो कवच होता है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जिसके कारण से वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो यहाँ पे HCl हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे एक दिया हुआ है NaOH का 10 विलियन, आपको 10 ml विलियन लेना है। ठीक है, यानी कि उसमें पानी मिला होगा। ठीक है, NaOH लेना आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको 10 ml आपको विलियन लेना है। ठीक है, और HCl का 8 ml आपको लेना है। समझो कि आपको NaOH 10 ml लेना है और HCl आपको 8 ml लेना है, और इस तरह से इन दोनों को मिला दोगे तो ये पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। तो अब बताओ अगर आप लोग NaOH को 20 ml ले लोगे तो बताओ आपको ये कि HCl को कितना लेना पड़ेगा आपस में उदासीन करने के लिए। तो समझो पहले 10 था तो 8 चाहिए था, अब 20 हो गया तो कितना चाहिए होगा, देखो 10 से 2 डबल हो गया है, तो इसको भी तो डबल लेना पड़ेगा ना, तो 16 ml लेना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 ml, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर का जो ऑप्शन आपके पास, इसका डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर के प्रश्न पर आते लिखा कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग होता है। तो अपच का उपचार के लिए हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं, 4 का बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। तो जाहिर सी बात है आप किस प्रकार का उपचार सुझाएंगे। सबसे पहली बात, खाना के ज़्यादा खाने से उसका पेट अम्लीय हो गया है, यानी कि उसका पेट में अम्ल ज़्यादा बढ़ गया। आप नींबू का रस तो दोगे नहीं, क्योंकि नींबू का रस दोगे तो बेसिकली वो अम्ल और ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका पेट और ख़राब कर सकता है। ठीक है, सिरका बेसिकली सबसे अच्छा रहेगा कि आपके पास बेकिंग सोडे का विलयन दे दो, यानी कि जो आपके पास जो मीठा सोडा आता है जिसको हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, उसको दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखा है यहाँ पे जल में विलय करने पर अम्ल डैश आयनों को उत्पन्न करता है, तो वो H+ आयन को उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी प्रकार से जल में विलय करने पर क्षारक कौन सा आयन उत्पन्न करता है, तो वो OH- आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, किसी अम्लीय विलयन का pH मान 7 से आपके पास क्या होता है, 7 से कम होता है, तभी ना वो अम्ल होगा, और 7 से ज़्यादा तो वो क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, समीकरण को पूरा कीजिए, इस समीकरण को आपको पूरा करना है। देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, और आपको उसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराना, तो याद रखना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, ठीक है, जिसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं, और आपके पास जल बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है जिसको हम लोग पॉप बोलते हैं शॉर्ट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP पॉप। इसका होता है CaSO4
इंटू हाफ H2O होता है। जिप्सम का पूछ लिया जाता है तो बस सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे हाफ के जगह पे 2 लगा देना, CaSO4 इंटू 2H2O, तो जिप्सम बन जाएगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।